सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में जान लिया था, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में जान लिया था, है ना। आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हेस लॉ। बेटा हेस लॉ हमसे क्या कहता है, किस तरीके से कहता है, ये सारी चीज़ें आपको आज क्लियर हो जाएंगी। एनसीईआरटी का जो एक एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग लेके चलेंगे, और जब ये खत्म हो जाएगा चैप्टर तो इसमें बैक एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन हैं हेस लॉ के, उनको भी हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे, तो हमारा हेस लॉ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास एनसीईआरटी में हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी हैं ये आज बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं। हेस लॉ हमसे कहता है कि अगर रिएक्शन आपके पास अलग अलग स्टेप में चल रही है, यानी कि मान के चलो मेरे को ए से बी जाना है ना। अब ये कहता है कि अगर आप ए से बी या तो एक स्टेप में ऐसे चले जाओ, या फिर आप ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, नेट एंथैल्पी हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। चाहे वो एक स्टेप में हो रही हो या मल्टीपल स्टेप में हो रही हो, आपके पास जो नेट एंथैल्पी की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। यानी कि ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। ये पाथ फंक्शन होता तो पाथ पे डिपेंड कर रहा होता। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं ना कि ए से बी पर एक ही बार में चला गया और ए से बी पर 4-5 बार में गया, तो कुछ अंतर तो होना चाहिए था अगर ये पाथ फंक्शन होता तो। पर क्योंकि ये पाथ फंक्शन नहीं है और ए से बी पर जो मेरे पास हीट आई और यहाँ से ऐसे जाकर जो हीट आई, दोनों केस में जब मैं ए से बी अलग अलग रास्ते से गया तो नेट जो वैल्यू मेरे पास फाइनल आई वो क्या आई, मेरे पास सेम आई। एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है कि इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स then its standard enthalpy is the sum of standard enthalpies of intermediate reaction into which the overall may be divided at the same temperature। कहने का मतलब अगर ये अलग अलग स्टेप से जा रही है तो नेट एंथैल्पी क्या होगी, सम ऑफ ओवरऑल इन सबका, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये आपका हेस लॉ कहता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं, एक इसने कहा है कि कार्बन, मैंने आपको बताया सबको नेचुरल फॉर्म में लेना है, तो कार्बन की जो स्टेबल फॉर्म जो हम लोग रिएक्शन में यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है बेटा, ग्रेफाइट। डायमंड मत लेना, बकमिंस्टर फ्लोरीन मत लेना। कार्बन की जो नेचुरल फॉर्म आप लेंगे वो कौन सी लेंगे, ग्रेफाइट। तो इसने कहा है कि कार्बन ने रिएक्शन कराई, सपोज कीजिए हाफ O2 में CO के साथ, तो आपसे बोला है कि बताइए इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। क्या बोला, कार्बन की मैंने रिएक्शन कराई हाफ O2 के साथ ताकि मेरे को क्या मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपसे पूछा है इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। देखने में आपको लग रहा है कि मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ जो इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ये रिएक्शन एक साथ नहीं आती है, क्योंकि जब भी हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होता ही होता है। एनसीईआरटी आगे हमसे ये कहती है कि ऑल्दो CO इज द मेजर प्रोडक्ट, सम CO2 इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। यानी कि जब भी इस रिएक्शन में दिख तो रहा है कि CO हमारा मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन जब भी ये रिएक्शन होती है तो हमारे पास CO2 हमेशा बनती है। और अगर CO2 बनती है तो आप डायरेक्ट इसकी एंथैल्पी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग अलग रास्ते उससे गुजरना पड़ेगा। अब वो अलग अलग रास्ते कौन से हैं, वो एनसीईआरटी कहती है कि आप मान के चलिए कि जब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया होगा, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया होगा, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड दिया होगा और इसकी एंथैल्पी आपको दे रखी है। देखिए डेल्टा H आपको कितना दे रखी है, 393.5 माइनस का, यानी कि इसकी जो एंथैल्पी दे रखी है माइनस का 393.5, ठीक है, ये आपको दे रखी है किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट आपको कहता है कि अगर ये रिएक्शन हुई होगी, नेक्स्ट मेरे को कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करनी थी, तो इसने कहा है कि हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो मेरे को क्या देगा, ये CO2 देगा। इसकी एंथैल्पी कितनी दे रखी है, -283 पॉइंट समथिंग, जो भी वैल्यू दे रखी है उससे हमें मतलब नहीं है, बस सीख लो मेथड क्या कहना चाह रहा है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी थी इसकी, लेकिन इस रास्ते तक पहुंचने के लिए हमारे पास बीच में ये 2 रास्ते आ रहे हैं, और अगर ये 2 रास्ते आ रहे हैं तो हमें इन 2 रास्ते का यूज़ कर यहाँ पर पहुँचना है। याद रखना हेस लॉ बहुत सिंपल है। एक्चुअली जो आपको रिएक्शन दे रखा होगा ना, बस उसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ करके आप यहाँ पहुँच ही जाओगे। दिया सब कुछ इसमें होगा, बस आपको थोड़ा दिमाग लगा के इतना करना होता है कि आप इस रिएक्शन को कैसे पहुँचेंगे। अब देखो मेरे को इधर पहुँचना है, राइट। एक काम करता हूँ, मैं इस रिएक्शन को फ्लिप कर दूँ, इस रिएक्शन को फ्लिप कर दूँ और मेरा CO इधर पहुँच जाएगा। देखो मेरे को इधर से क्या चाहिए,
प्रोडक्ट की तरफ CO चाहिए, तो मैं इस रिएक्शन को फ्लिप कर देता हूँ, इस रिएक्शन को फ्लिप कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CO2 gives CO प्लस हाफ ऑफ O2। अगर मैं इस रिएक्शन को फ्लिप कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू भी फ्लिप हो जाएगी, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस है तो क्या आ जाएगी माइनस। तो मेरे पास ये जो वैल्यू थी मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा, प्लस का 283 आ जाएगा। स्टेप क्लियर है। अब आप लोग इस रिएक्शन को मैं फ्लिप कर चुका हूँ, रिवर्सिंग द रिएक्शन। अब देखो इस CO2 से हमारे पास ये CO2 कट गया, ये O2 है और ये हाफ O2 है, तो मेरे पास लेफ्ट की तरफ हाफ O2 बच जाएगा। भाई 1 माइनस हाफ करोगे तो क्या बचेगा, हाफ O2। या रिएक्शन देखना क्या बचेगी मेरे पास, ओवरऑल रिएक्शन C प्लस हाफ O2 गिव्स क्या दे रहा है, CO। और मुझे चाहिए क्या था, रिएक्शन यही चाहिए था, इसी का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा था। यहाँ पहुँचने पर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, यानी कि जो एंथैल्पी आएगी डेल्टा HR हो क्या आ जाएगा, H1 प्लस H2। ये आपके पास H1 था, ये H2 नहीं था, H2 ये था, क्योंकि हमने रिएक्शन को बनाने के लिए इसको रिवर्स किया है ना, तो इसलिए आप इसको प्लस कर दीजिए। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 393.5 प्लस 283। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 90 पॉइंट समथिंग जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आप निकाल लेना, 110 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू है आपके सामने आपके पास आ जाएगी। नहीं ज़रूरी नहीं है, ऐड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, भी हम लोग आगे न्यूमेरिकल करेंगे जब प्रॉब्लम नंबर 6.9 तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसने बोल रखा है कि अगर आपके पास रिएक्शन मल्टीपल स्टेप, जैसे यहाँ पे ये मान के चलो H1 H2 H3 H4 H5 कितने भी स्टेप में होगा, नेट जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगी वो कितनी आ जाएगी, इन सब का टोटल जितने भी स्टेप में हो रहा है सारे क्या होंगे सम, क्योंकि देखो सम तो करना ही है मैंने, H1 प्लस H2, वो माइनस प्लस से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रोसेस को बता रहा है ना कि आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। क्लियर है इतनी बातें, हेस लॉ की बात समझ में आती हैं। ये कीजिए, फिर मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 6.9 कराता हूँ। ओके बेटा, अब एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हेस लॉ का, जो प्रॉब्लम नंबर 6.9 है। ये कहता है कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, ध्यान सुनना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। कहता है कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 atm. After combustion, CO2 and H2O are formed and 3267 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड। कहने का मतलब क्या है कि कंबशन ऑफ बेंजीन, यानी कि C6H6 बेंजीन होता है, इसे कंबशन कराओगे क्या होता है बेटा, कंबशन रिएक्शन। कोई भी कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या देगा, CO2 और H2, ये रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे कितना आएगा, 15/2 C6 तो 6, और फिर पैर में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन कितने हो गए, H6, तो हमें इधर कितने चाहिए देख लो, कितना फटाफट बैलेंस कर दो 3। जब भी इसे बैलेंस होते हैं पहले कार्बन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन करो, फिर ऑक्सीजन करो। ठीक है, और आपको इसकी हीट ऑफ रिएक्शन कितनी रखी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 3267, हीट निकलती है, तो इसका मतलब हमारे पास कितनी आ गई, माइनस ऑफ 3267, माइनस 3267 किलोजूल पर मोल। ये आपको इसकी हीट दे रखी है रिएक्शन की। पहले एक बार एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ये रिएक्शन गलत हो जाएगी अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर आप रिएक्शन के साथ ऐसे -3267 लिखोगे ना तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है। आप यहाँ पे इसे कॉमा करिए, फिर स्टॉप खत्म कीजिए और फिर लिखो डेल्टा H इज इक्वल टू, तब तो सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप रिएक्शन के साथ माइनस लिखोगे तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, तो रिएक्शन के साथ रिएक्शन खत्म करके लिखना। ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास आगे कहता है कि इस दौरान जो CO2 और H2O का फॉर्मेशन हुआ है इसकी आपको एंथैल्पी दे रखी है। तो CO2 कैसे बनता है बेटा, C प्लस O2 से जो हमारे पास CO2 बना, इसकी एंथैल्पी कितनी है, 393। जी हाँ, माइनस 393.5 दे रखी है, माइनस 393.5 दे रखी है। और आगे हमसे कहता है कि जो H2O की फॉर्मेशन है ना, अब H2O कैसे बनेगा, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, लेकिन H2 और 2H2 मतलब हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1 मोल चाहिए। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी है, और स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना आता है, 1 मोल। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हाफ कर देता हूँ और इसको 1 मोल लेता हूँ, और मेरी परफेक्ट इक्वेशन। इसकी जो आपको एंथैल्पी दे रखी है कितनी दे रखी है, माइनस 285.3, माइनस 285.3। अब आपसे पूछा, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप समझ ले डेल्टा H जो है इसका ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा है व्हाट इज द एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यही पूछा है ना, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट H निकालना है। तो बेटा बेंजीन आपके पास कैसे आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेंजीन आपके पास आएगी 6C प्लस 3 टाइम्स H2 एरो C6H6,
यानी कि इस रिएक्शन को आपको बताना है कि इसकी एंथैल्पी कैसे आएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये दे रखे हैं, मैंने क्या बोला था, अगर आपको ये बनाना है तो ये बात तो पक्का है कि आपको इसी में से यूज़ करना पड़ेगा, है ना। अब ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे देखो 6 कार्बन चाहिए, इधर कार्बन वाली इक्वेशन सिंगल ये है, मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 3 H2 चाहिए, H2 ही है, जरूरी है कि ऐसे देख के पर अंदाज़ा लगा के आप लोग कर लोगे आगे पीछे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तब आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में 6 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6C + 6O2 गिव्स 6CO2, पहला केस। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकंड मान लूँ और इसको थर्ड मान लूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, एंड इक्वेशन थर्ड बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाओ। पहली बार मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इस वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जब इसकी एंथैल्पी निकली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप 8×6 कर दीजिए, ये बात क्लियर है। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2O2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3H2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा × 3। समझ में आ गया? अब जब आपने ऐसे किया है तो आप एक काम और करो, आपको इक्वेशन ये चाहिए थी ना C6H6, और देखो इन 3 इक्वेशन में से C6H6 हमारे पास इधर है। इस इक्वेशन को क्या कर देता हूँ मैं, रिवर्स फ्लिप मार देता हूँ। इस इक्वेशन को अगर मैं फ्लिप मार दूंगा तो ऑन रिवर्सिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या कह सकता हूँ, 6CO2 और 3H2 इधर आ जाएंगे, 6CO2 + 3H2, इधर मेरे पास जाके क्या मिलेगा बेटा, C6H6 + 15/2O2, यही मिलेगा। जो कट रहा था, जिसका काटना था काट दो, क्या कट रहा है, समझ रहे हो कहानी को यार। 6O2 इधर और 3/2O2 इधर, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, करो, ये 1.5 आ गया, 7.5 और ये 7.5, 6 और 1.5 7.5, 15/2 7.5, यानी कि LHS और RHS बराबर हो रहा है। इधर के 3H2 इधर के 3H2 चले गए, इधर के 6CO2 इधर के 6CO2 चले गए। अरे वाह, रिएक्शन हमें यही चाहिए थी, 6C + 3H2 गिव्स C6H6, ये बच रहा है इन तीनों का इस्तेमाल करके मेरे पास, यही बच रहा है मेरे पास। तो ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास क्या आ जाएगी, 6C + 3H2 एरो C6H6। मुझे चाहिए भी ये था एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। अब आप इन तीनों हीट को यानी कि H1 + H2 + H3 को प्लस कर देंगे, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू माइनस की है, आपने इस रिएक्शन को फ्लिप किया था, चेंज किया था, तो आपको ने इसे जैसे चेंज किया तो आपके पास ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, प्लस का 3×267। इसमें 6 की मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो, और ये फिर आप यहाँ पे देना डेल्टा H = H1 + H2 + H3 अगर आप लिख देंगे तो आपके पास आपकी कहानी आ जाएगी। और यही चीज़ इन्होंने कर रखी है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -48.51 kJ। इस तरीके से आप हेस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ बेटा चेक कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी निकालेंगे तो यहीं से, मैंने आपको तरीका सिखा दिया, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। Okay beta, so after finishing Hess law, we are now moving towards the new topic enthalpies for different types of reaction। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है, पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है, समझना है और आगे बढ़ते रहना है। सबसे पहला क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसका सिंबल क्या दे रखा है, ΔC और H। स्टैंडर्ड दे रखा है, ΔC कंबशन के लिए आ गया, स्टैंडर्ड बोल रखा है तो आपको बताया था ऐसे कर देना है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जब वो जल के 1 मोल का सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद उसमें कितनी हीट रिलीज होगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यही आपको दे रखा है, जैसे कि ब्यूटेन ने यहाँ पे दे रखा है, कंप्लीट कंबशन अगर हो जाती है तो कितनी हीट रिलीज होती है, 2658। ग्लूकोज अगर निकल जाता है तो कितनी हीट रिलीज होती है, ये वाली सारी चीज़। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन की ऑर्गेनिक कंपाउंड को बताया इसमें यहाँ पे बेसिकली दोनों में, कि जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ चलेगी तो रिलीज क्या होगा, CO2 + वाटर + एनर्जी। अब वो जो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर?
अच्छा, ये ब्यूटेन हमारे एलपीजी में हाँ जी बेटा। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होती है, पर जब हमने बेंजीन का कंबशन देखा तो उसके अंदर ज़्यादा हीट रिलीज होती नहीं, है। अब वो डिपेंड करता है कि अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है किसी सब्सटेंस की। सारी चीज़ कितनी हीट रिलीज करेगी कि कोई भी सब्सटेंस किस चीज़ से डिपेंड करता है बेटा, उसकी कैलोरीफिक हमने वैल्यू। देख लिया कि बेंजीन ज़्यादा हीट, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि आप उसको लिक्विफाई भी कर सको आराम से, तो कि आप बेंजीन को ट्रांसपोर्ट भी कर सको, ऐसी चीज़ें नहीं है ना। हर चीज़ की अपनी एक लिमिटेशंस भी हैं, इसलिए हम लोग जो अपना नॉर्मल गैस है उसमें ब्यूटेन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और उसकी जो फाउल स्मेल आती है जो आपके पास एक एलपीजी की, वो सल्फर की वजह से आती है, मरकैप्टो कंपाउंड होता है वो। ठीक है, तो ये आपके पास पूछा गया क्वेश्चन था एक बार नीट में, मेरे साथ शायद पूछा था, मतलब मेडिकल किसी में पूछा गया था। वेल, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास ध्यान से देखना है, एनसीईआरटी को समझते हुए चलेंगे, बहुत आराम से सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। ये कहता है कि आप एक काम कीजिए, एटोमाइज कीजिए डाइहाइड्रोजन को, H2 से आपने कोई एनर्जी दी और आपके 2H में कन्वर्ट हो गए। अब आपने जो H2 था ना, जो आपके पास H2 था, इसके बॉन्ड को तोड़ दिया, अलग अलग HH करे, 2H आ गए। इसमें जो आपने एनर्जी दी वो आपकी क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो क्योंकि आपने एनर्जी दी है बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो ये प्रोसेस कैसा रहता है, एंडोथर्मिक होता है। इसलिए आप देखेंगे कि इसकी डेल्टा H की वैल्यू कितनी आ रखी है, 435 दे रखी है। तो यहाँ पे बोलता भी है, यू कैन सी दैट H एटम्स आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग द HH बॉन्ड इन विच यू नीड टू इनपुट द एनर्जी। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डायटोमिक में भी अगर हम लोग बात करेंगे, कोई भी डायटोमिक हो, O2 हो, Cl2 हो, H2 हो, जितनी जिस सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है, उतनी ही उस सब्सटेंस की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल में। सीधी सीधी बात है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप कितनी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल था मेरे पास H2 में मैंने ऐसे मेरे पास जुड़े हुए थे, मैंने हीट दी, हीट से क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया। अब चाहे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल लो या फिर डायमॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल लो, दोनों का मतलब हमारे पास क्या है, सेम है। अब जैसे यहाँ पे आगे बोल रखा है CH4, यहाँ पे हमारे पास क्या रखा है C+4H, यानी कि बॉन्ड तोड़े हमने, कार्बन और 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ दिए। अब इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है एटम्स, ये क्या क्या है, C एंड H इन गैसियस फेज। अब अगला देखेंगे कि सोडियम NaS से Na गैस में चला गया, यहाँ पे तो कोई बॉन्ड था ही नहीं, यहाँ पे तो कोई बॉन्ड था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा फेज चेंज हो रहा है बेटा। क्या चेंज हो रहा है, Na सॉलिड से किस में चला गया, Na गैस से। अब यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, इसको कैसे बोलेंगे, यहाँ पे तो एटम है एक्चुअल में, अगर आप ध्यान से देखो तो Na एक एटम है ना। अब ये आपने बोला है कि इसके केस में जब आपके पास सिर्फ फेज चेंज होता है, तो जो फेज चेंज है वो उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी कि इसकी जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगी। क्यों सब्लिमेशन, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है, तो इस केस में जो आपकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वही आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आ जाती है। यही आपके पास एनसीईआरटी ने लाइन में लिखा है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कितनी आ जाएगी, 108.4, जो वैल्यू आपके पास डायरेक्ट सॉलिड से गैस में आने को दे रही है। नहीं, इसने बॉन्ड डिसोसिएट करा ही नहीं ना, आपने बॉन्ड कहाँ तोड़ा, इसमें एक ही तो इसमें फेज चेंज हुआ है, सॉलिड से गैस में गया, तो इसको हम लोग सब्लिमेशन एंथैल्पी बोलते थे, हम पहले देख चुके हैं। और जब हमारे पास फेज चेंज हो रहा है, एक ही एटम का है, सिंगल का, तो इस केस में जो सब्लिमेशन होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वही आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी। क्या आएगा, बॉन्ड एंथैल्पी, वही डेल्टा, यहाँ पे बॉन्ड लिख देंगे और स्टैंडर्ड लगाना है तो हम लोग आगे कर देंगे। अब देखो बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी एक तो हम देख चुके, कौन सी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। एक दूसरा जो इसमें हमें पता करना चाहिए वो होता है हमारे पास मीन बॉन्ड एंथैल्पी। क्या आता है, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो जैसे इसमें डायटोमिक में तो आपको पता है कि H2 के बॉन्ड थोड़े आपने 2H में दिए, उसकी आपको हीट पता पड़ गई। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जब आपके पास किसी भी एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप कितना हीट प्रोवाइड करते हैं, वो आपके पास क्या आती है, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मीन बॉन्ड एंथैल्पी की, तो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। देखो Cl2 और O2 का तो आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्मली बॉन्ड तोड़ना है और वही एंथैल्पी जो आएगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन। लेकिन इसने कहा है कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, CH4, इसकी पॉली एटॉमिक मतलब डायटोमिक नहीं है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे हो गए। तो अब CH4 की अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको कुछ इस तरीके से बॉन्ड मिलेगा, राइट। और इसे 1665 कितनी दे रखी है, हाँ 1665 किलो जूल पर मोल दे रखी है, यानी कि इसको तोड़ने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी एंडोथर्मिक के, तो ये आपके पास 1665 आएगा। अब ये 1665 एक साथ नहीं आता बेटा, पहले इस CH4 में से
एक H हटेगा, फिर CH3 बचेगा, फिर CH3 का एक H हटेगा, फिर उसमें हटेगा, फिर एक और हटेगा, फिर एक और, यानी कि 4 स्टेप हो रहे हैं हमारे पास, 4 अलग अलग स्टेप हो रही हैं। तो अब हम लोग किस स्टेप को माने कि कौन सा स्टेप सही है? तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो चारों हमारे पास, जैसे मेरे को पहले H हटाना था, अब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुद्रा में है, अब इसमें सबसे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी पहले स्टेप में। तो मैंने जो पहले स्टेप में से हीट दी तो मेरा एक H निकल के चला गया, मान के चलिए मैंने वो डेल्टा H1 है। अब CH3 बचा मेरे पास, फिर एक H निकालने का CH3, उसमें जो हीट दूंगा, जब मैं एक H डालूंगा तो मेरे पास मान लिया मैंने H2 है, अब मेरे पास CH2 बताओ, ऐसे ही मैं निकालता जाऊँगा। तो मेरे पास 4 H आएंगे जिसमें मैं कार्बन से बार बार हाइड्रोजन को हीट दे के हटा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि एक स्टेप तो उठा नहीं सकता कोई सा कि भैया ये स्टेप मेरा अपना मान लिया कि भैया ये स्टेप लेके चलता हूँ और आई कोई स्टेप को नहीं वैल्यू दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास वैल्यू आई थी जो हमने प्रोवाइड करी थी, ये सारी वैल्यूज़ का मैं एवरेज निकाल दूंगा और उसको हम लोग बोलते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि चारों स्टेप को जोड़ के डिवाइड, जितने भी स्टेप हैं 5 होंगे तो डिवाइड बाई 5, तो यही आपको जो है बता रखा है। तो आपके पास मीन बॉन्ड एंथैल्पी यूज़ करी जाती है और ये आप लोगों के पास वैल्यू इस तरीके से आती है, ठीक है। अब ये जो मीन बॉन्ड एंथैल्पी हैं ये कहाँ काम आती है, फिर इवन बॉन्ड एंथैल्पी कहाँ पे काम आती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैंने जब आपको यहाँ पर एंथैल्पी टॉपिक कराया था तब मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ बताई थी कि बेटा आप लोगों के पास एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट यूज़ करना, ये मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन ये कहानी आप लोग तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास चीज़ें सारी की सारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो कि भाई ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतनी है, इसकी इतनी है, तब तो आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप इस केस में ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। मान के चलो आपको रिएक्शन में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्रोवाइड कर दी है तो आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं कर सकते। उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ता है। किसके केस में? जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी जाती है। अब इसको पहचानना कैसे है? तो ऐसे भी समझ सकते हो, मान के चलो आपके पास ये रिएक्शन ले लेते हैं अपनी, उसकी ले लेते हैं कंबशन रिएक्शन, ठीक है। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2, है ना। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें जो आपके पास एंथैल्पी है वो निकालो। अगर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी X है, ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो आपके पास Y है। अगर आपसे कह दे कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है Z है और O और H के बीच में जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये A, ऐसे कुछ भी वैल्यू दे सकता है ना, XY Z कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो आप क्या करेंगे? पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस है, कार्बन हमारे पास ये हो गया, H के 4 तो इधर 2 लगाने पड़ेंगे और हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4, तो इधर बैलेंस हो गई। अब मैंने क्या बोला था? अगर आपको बॉन्ड अलग अलग दे रखे हैं तो इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात कर रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग ये वाली चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। याद रखना, जब भी आपको अलग अलग खोल के सारे बॉन्ड दे रखे हैं ना कि ये भैया CH का इतना, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का। और बाकी सारे केस में किसका कर देना? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखो CH4 के कितने बॉन्ड हैं? 4। C और H के कितने बॉन्ड हैं? 4। यहाँ पे मैंने X दे रखा था तो X × 4, समझ गए। CH4 के 4 बॉन्ड हैं। O के कितने बॉन्ड हैं? O2 एक ही बॉन्ड है पर 2 मोलर है। यहाँ पे कहेंगे 2 × Y प्लस 2 × Y। ये मेरे पास किसकी तरफ आ गए? रिएक्टेंट की तरफ। और प्रोडक्ट की तरफ देखो CO2, यानी कुल मिला के ऐसी कहानी है, C और O के 2 बॉन्ड हैं तो 2 × Z, समझ गए। 2 × Z प्लस O और H के कितने बॉन्ड हैं? H2O के, ये एक ये रहा 2 है और एक 2 कर रहा है तो 4 × A, समझ गए। Z वाला मैंने OH का A दे रखा है तो 4 × A, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा? रिएक्टेंट माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 4। इसको सॉल्व करें तो -2z -4 है आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी। ये इनकी जगह कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी, उसके हिसाब से आप लोगों को आंसर निकालना होता है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास एंथैल्पी वाले टॉपिक हैं छोटे मोटे, ये सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का जिसका नाम है
लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी बहुत सिंपल है, लगभग ऐसे समझो कि जैसे हमने हेस लॉ पढ़ा है ना, वही है लैटिस एंथैल्पी, बस थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं। चेंज क्या है? जब आप किसी एक मोल सॉलिड सब्सटेंस को उसके गैसियस आयनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हो और उसमें जो आपने एनर्जी प्रोवाइड करी वो आपकी क्या होगी? लैटिस एंथैल्पी। शेयर हैबिट ऑफ नोट करना है। तो अब हमारे पास अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि NaCl मेरे पास एक कंपाउंड है जो कि किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। स्टार्टिंग में अभी किस फॉर्म में है? NaCl मेरे पास सॉलिड फॉर्म में। लैटिस एंथैल्पी क्या है? कितना अमाउंट ऑफ हीट आप दोगे कि ये टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाए? Na गैसियस और Cl गैसियस, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऐसे को करने में आपने जितनी हीट इसमें प्रोवाइड करी होगी वो आपके पास क्या आएगी? लैटिस एंथैल्पी। और इस लैटिस एंथैल्पी को आप लोग एक बार में कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आपके पास जो स्टेप्स हैं वो अलग अलग हैं। अभी एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, उसे समझने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद में जो हमने अभी यूज़ किया बॉर्न हेबर साइकिल, पहले उसको समझेंगे और फिर हेस लॉ कैसे लगाएंगे, वही चीज़ के साथ आपका टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो Na और Cl है, अगर मैं यहाँ से आपसे कहता हूँ कि सॉलिड अगर चाहिए इसमें, तो बेसिकली इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो एक्चुअल में क्या होगा, इसमें तो हीट जब मैं इसे करूँगा इसमें तो हीट देनी पड़ेगी बट इससे हीट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं NaCl का। अपनी एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से देखते चाहिए क्योंकि आप लोग इनको डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम लोग इसकी क्या बनाते हैं? बॉर्न हेबर साइकिल बनाते हैं, और इसको कैसे कैसे कर रहे हैं इसको देखिए। ठीक है, सबसे पहले जो मेरे पास Na है उस सॉलिड को मैं सिंपल Na गैसियस में बदल रहा हूँ। तो पहला स्टेप देखिए, Na सॉलिड से Na गैस में जा चुका है और आपके पास इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन एंथैल्पी। ये आपके पास 108.4 आ चुकी है। कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में? समझ में आ गया? सबसे पहला स्टेप क्या है? मैंने Na को किस में कन्वर्ट कर दिया है? Na सॉलिड से सिंपल किस में लेके चला जा चुका हूँ? Na गैस में लेके जा चुका हूँ। एनसीईआरटी की लाइन वो क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास कहता है, आपके पास जब ये Na गैस आ गया है तो इस गैस में से आपको क्या करना था? 1 मोल गैसियस आयन चाहिए था ना आपको, ये तो अभी गैस आया है, यानी कि अभी आपको इससे हीट देकर इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप क्या कहेंगे कि आपको Na इस गैसियस से Na प्लस इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इस स्टेप में जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी क्या होगी? आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि आप आयनाइज कर रहे हैं इसको और आपने इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है? गैसियस फॉर्म में। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी को भी देखेंगे बेटा, तो नीचे से देखते जाओ। पहले आपने शुरुआत करी जहाँ पे NaS लिख रहा है ना, सबसे नीचे NaCl लिख रहा है, उसके नीचे Na सॉलिड से वो माइनस वाला छोड़ दो, उससे ऊपर देखो पहले NaS प्लस हाफ Cl2 दे रखा है, इसमें प्लस 108 दे के ऊपर दे रखा है, फिर Na गैस दे रखा है। देखो ये वाले रिएक्शन, यार ऐसे क्या देख रहे हो? ये दे रखा है, इस वाले स्टेप को छोड़ दो, यहाँ से देखो Na सॉलिड से प्लस 1/2 Cl, यहाँ से ऊपर पहुँचाया है इसने, तो ये किसमें पहुँचाया है? Na गैस में पहुँचा रखा है, ऐसे करके। अब ऐसे स्टेप से हमें चलना है कि हमारे पास आखिर में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। हाफ Cl2 हर बार साथ लेके चल रहा है, जब तक मैं कहूँगा नहीं तब तक आपको Cl2 को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब ये स्टेप आपको समझ में आ गया, Na की कन्वर्जन हो गई है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास जब क्लोरीन टूटता है तो क्लोरीन तो ऑलरेडी गैस में होता है, लेकिन क्लोरीन गैस में तो होता है, उससे दिक्कत नहीं है मुझे। दिक्कत किससे? कि Cl2 में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा उसे? Cl तो एक ही चाहिए मुझे इस रिएक्शन में, तो डायटोमिक से मोनोएटॉमिक बनाना पड़ेगा। तो हाफ Cl2 से मेरे को किस में करना पड़ेगा कन्वर्ट? पहले बेटा Cl में से क्या कहते हैं? डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन। तो यानी कि तीसरा स्टेप मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/2 Cl2 गैस से मुझे डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड करके किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसे Cl में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला स्टेप मेरे पास ये आएगा। अब बेसिकली क्या होगा कि जो मेरे पास जो वैल्यू दे रखी होगी 1/2 की, देखो यहाँ पे देखो इसमें एनर्जी आपको दे रखी है,
1/2 Cl से Cl गया, तो इसकी जो आपको हाफ बॉन्ड एंथैल्पी कितनी करनी पड़ेगी, हाफ निकालनी पड़ेगी, कितने को हाफ मोल का चाहिए। आपको क्वेश्चन में Cl2 का दे रखा है, भाई Cl2 की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी दे रखी थी एक्चुअली भी, लेकिन आपको किसकी चाहिए, हाफ Cl2 की। तो आप क्या करेंगे, जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी दे रखी है उसको हाफ कर देंगे। वही तो था जैसे हमने वहाँ पे रिवर्स किया साइन प्लस का आ गया था, यहाँ पे क्लोरीन का हाफ कर रहे हैं तो उसको हाफ करना पड़ेगा, तो हाफ Cl2 से आपके पास क्या आ गया Cl। लेकिन अभी भी अगला स्टेप क्या आएगा, Cl अपने पास आयनिक फॉर्म में नहीं है, अब Cl को इलेक्ट्रॉन हम लोग देंगे, इसका उल्टा कर दीजिए, Cl नेगेटिव बनाना है तो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये गैसियस फॉर्म में, तो आपके पास क्या आएगा Cl नेगेटिव, ये आपके पास बन चुका है। अब ये जो स्टेप थे आपने यहाँ पे Na बना दिया है और ये Cl बना दिया है, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो देखो एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, तो Na प्लस और Cl माइनस आपके आराम से आपको मिल जाएंगे। और आपके पास इस रिएक्शन में जो मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन देने वाली प्रोसेस नेगेटिव रहेगी, देखो इसकी जो एंथैल्पी दे रखी है आपको -348 दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है -348, इसकी हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उसकी हाफ करनी पड़ेगी। Cl2 वाले की कितनी दे रखी है हाफ, यानी कि 242 दे रखी थी तो 120 बना देगी। अब इसकी कितनी दे रखी है Na प्लस और इसकी 496 दे रखी है बेटा, और इसकी कितनी दे रखी थी हमें 108, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए, बाकी हेस लॉ क्या बोला था, इसमें एक स्टेप में जाइए या मल्टीपल स्टेप में जाइए, नेट एंथैल्पी H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये बॉन्ड हेबर साइकिल थी जहाँ पे हमने एक मोल सॉलिड सब्सटेंस को उसके गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट दी, इसको रिप्रेजेंट करने वाली साइकिल को हम लोगों ने क्या बोला, बॉन्ड हेबर साइकिल। इसको आप लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखो NaCl आपके पास दोनों गैस में आ गए, गैस के बाद आपके पास दोनों आयनिक फॉर्म में नीचे आ गए, और उसके बाद एक दे रखा है लेटिस एंथैल्पी जो कि नीचे सॉलिड में आ गए। तो उल्टा भी आप बोल सकते हो कि भैया एक मोल गैसियस में से कितनी हीट निकालें कि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए, दोनों चीज़ सही है। या फिर एक मोल सॉलिड सब्सटेंस में कितनी हीट दें कि वो आयनिक आ जाए, एक ही चीज़ है। अगर मैं बोलता हूँ इससे कितनी हीट निकालोगे कि ये बन जाए तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, कितनी हीट दें कि ये बन जाए तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। बात दोनों तरफ से सेम है, कोई अंतर नहीं है। इसमें लेटिस एंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगी, इस वाले केस में पॉजिटिव हो जाएगी। जब हम लोग हीट देंगे तो पॉजिटिव, इसमें से हीट निकालेंगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सीक्वेंस दे रखा था, और यहाँ पे डेल्टा H प्लस करके आपको बताया कि आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई हमारे पास, लेटिस एंथैल्पी 788 किलो जूल पर मोल आपके पास आ गई है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है। तो इसने बोला फॉर NaCl गिव्स Na प्लस Cl, इंटरनल एनर्जी इज स्मॉलर बाय 2RT। क्यों बोला इंटरनल एनर्जी 2RT से स्मॉलर, देखो अब यहाँ पे एक्चुअल में हमें क्या निकालना था, डेल्टा, देखो याद करो U इज इक्वल्स टू NgRT हुआ करता था, याद है, ये इंटरनल एनर्जी हुआ करता था। Ng क्या होते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यहाँ पर क्या है ये एक मोल गैस का, ये एक मोल गैस का, रिएक्टेंट में तो कुछ भी नहीं है तो हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट तरफ 2 है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो कितने से हमारे पास 2RT, ठीक है। तो ये जो लाइन दे रखी है NCERT में, द इंटरनल एनर्जी इज स्मॉलर बाय 2RT बिकॉज डेल्टा Ng इज 2 एंड इज इक्वल टू, फिर उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आप लोग आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आती है आपके पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्या आता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पानी में जाने के बाद, किसी भी एक सॉल्वेंट में जाने के बाद वो चीज़ कितना घुलेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसी का भी इक्वल होता है उसकी लेटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। दरअसल कोई भी चीज़ आपकी पानी में घुलेगी या नहीं घुलेगी वो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। किसी भी सॉल्वेंट की हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा है तो वो पानी में आराम से उस सॉल्वेंट में वो सब्सटेंस घुल जाएगा, लेकिन अगर सब्सटेंस की लेटिस एंथैल्पी किसी भी सॉल्वेंट की हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है, यानी कि इफ लेटिस एंथैल्पी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी देन डिसोल्यूशन, ये
मुश्किल हो जाता है और पॉसिबल नहीं हो पाता है। यानी कि किसी भी बॉडी में अगर किसी चीज़ को घुलना है तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए लैटिस एंथैल्पी से, क्योंकि देखो अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दिक्कत कम है। तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा रहेगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारे पास कम हो जाएगी, क्योंकि आपको एनर्जी इतनी चाहिए ना कि आप उसको तोड़ दो, उसके आयनिक फॉर्म्स को तोड़ के तभी तो आप सॉल्यूबल कर पाओगे। तो अगर आप उसको नहीं तोड़ पाए और लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो फिर वो चीज़ घुल नहीं पाएगी। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपसे बोला हुआ है फॉर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड डेल्टा एच सॉल्यूशन इज पॉजिटिव एंड डिसोसिएशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो डेल्टा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है डेल्टा एच, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके पास ये रहता है जैसे बोल रखा है देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉल्ट इन वाटर इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। आप एक काम करना, घर में जाना, चीनी पानी घोल देना, पहले एक पॉइंट पहुँचेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहुँच जाएगा और चीनी नहीं घुलेगी। लेकिन जब आप टेम्परेचर गर्म करोगे और चीनी डालना तो आप देखोगे घुल जाएगा। तो क्यों घुल रहा है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। यहाँ पे यही लाइन इसने बोल रखा है, बोलते देखो यहाँ पे इफ द लैटिस एंथैल्पी इज वेरी हाई द डिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंड में नॉट टेक प्लेस एट ऑल। अगर लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है तो डिसोल्यूशन होगी ही नहीं, क्योंकि आप बॉन्ड नहीं तोड़े। यस एग्जैक्टली, तभी ठंडी चीज़ में आपको घोलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ठंडी चीज़ में आपको घोलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों से ये चीज़ पूछा जाता है। और नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास छोटा सा एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या है कि आपने किसी चीज़ से पानी मिलाया और पानी मिलाने पर कितनी हीट रिलीज हो रही है, ये उसकी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या है? किसी चीज़ में वाटर मिलाना या किसी भी चीज़ में कोई भी आप सॉल्वेंट मिलाना, उसको डाइल्यूट कर रहे हो, बेसिकली उसके आयंस कम कर रहे हो और उसके आयंस कम करते समय कितनी हीट रिलीज हुई, ये आपके पास क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली वेरी नहीं करता है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है और एक पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट वैल्यू पे अप्रोच कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर इसने बोल रखा है, मान के चलिए आपने HCl प्लस 10 वाटर के 10 एक्वस ले रखा है, 10 वाटर का मॉलिक्यूल है। इसने कहा HCl प्लस 10 एक्वस से मिलाया आपने, तो आपके पास जो हीट रिलीज हुई, जो आपने HCl में 10 मोल पानी के मिला दी, तो आपके पास जो रिलीज हुई वो कितनी हुई? 69.01 हुई। अब इसने कहा कि अगर आप इसी 10 एक्वस की जगह आप पहले स्टेप में HCl के साथ 25 वाटर के मॉलिक्यूल मिला देते तो आपके पास जो एंथैल्पी रिलीज देखो 72.03, 40 मिला देते हो तो 72.79, इनफाइनाइट मिला देते हो तो भी आपके पास एंथैल्पी बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर हाँ हो तो रहा है। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हो तो आपके पास एंथैल्पी एक लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर। देखो आपने पहले करा 69 था 10 पे, फिर आपके पास 72 आ रहा है, फिर 72.79 आ रहा है और लिमिटिंग वैल्यू कितनी है इसकी? लास्ट 74। यानी कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो आप एक लिमिटिंग वैल्यू यानी कि लास्ट वैल्यू तक पहुँचते हुए जा रहे हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है डाइल्यूशन में एंथैल्पी में। तो यहाँ पर बोल रखा है इफ वी सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो हमारे पास जो एंथैल्पी आएगी 0.76 आएगी। मतलब वही है कि आपने पहले एक 10 मोल मिला दिया, 25 मोल मिला, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, या आपके पास क्या आ जाएगा? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि हीट विथड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग्स व्हेन एन एडिशनल सॉल्वेंट इज एडेड टू द सॉल्यूशन। जब आप किसी सॉल्यूशन में एक एडिशनल सॉल्वेंट डालते हो तो कितना हीट रिलीज हो गई, वो आपके पास क्या आती है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आती है। तो इस तरीके से हमारे पास एंथैल्पी का टॉपिक खत्म हो जाता है। लास्ट वाला टॉपिक बहुत ही थ्योरेटिकल था, ये आपको समझ में आ ही जाना चाहिए क्योंकि नॉर्मल था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। हाँ बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए किसी की लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या रहेगा। इसके क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाते हैं और इसके बेस पे हमारे पास कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी चीज़ की आयनिक मोबिलिटी है ना, और रेडियाई, हाइड्रेशन रेडियाई, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जब हम लोग एस ब्लॉक वगैरह करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में आपको करा दूंगा किसी भी चीज़ की हाइड्रेटेड रेडियाई किस चीज़ से फ़र्क करती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग एस ब्लॉक में करेंगे वहाँ से भी इसको रिलेट करेंगे बॉर्न-हेबर साइकिल की एक बार लैटिस एंथैल्पी को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पॉन्टेनिटी से शुरू करेंगे। मैक्सिमम 2 क्लास अब लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में, हो सकता है एक में भी हो जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।